हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा क्वांटिटिव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा बनेगा। और आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स में हम क्वांटिटी पढ़ेंगे, अमाउंट पढ़ेंगे, कितनी अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस होती है, हाउ मच अमाउंट प्रोड्यूस एट एनोड एंड कैथोड। ये एस्पेक्ट हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। और इस पॉइंट को हम शुरू करते हैं और इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लेक्चर 5 भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, इस लेक्चर को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए इसके अंदर हम आज स्टडी करते हैं क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटिव एस्पेक्ट पहले ही हमने दो लिए थे, क्वालिटेटिव लिया था और आज हम लेते हैं क्वांटिटिव। अगर हमें इन दोनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये एनोड है, और ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एक्स वाई जेड है, ए और बी नेगेटिव, तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये बी जो है इधर माइग्रेट करेगा पॉजिटिव तरफ और ए इस तरफ माइग्रेट करेगा। तो लास्ट जो ए टाइप थी इलेक्ट्रोलाइसिस की, उसमें हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लास्ट जो हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब ए जब यहाँ जाएगा डिपॉजिट होगा तो क्या बनाएगा, उस प्रोडक्ट का नेचर हमें पता करना है। बी जब यहाँ डिपॉजिट होगा तो यहाँ क्या बनाएगा। और जो क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स होता है ये हमें बताता है अमाउंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट बनेगी। 1 ग्राम बनेगी, 2 ग्राम बनेगी, 3 ग्राम बनेगी, 4 ग्राम बनेगी। अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, ये इसका एक मेन एस्पेक्ट है। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए इस पॉइंट के ऊपर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ओके, अब देखिए, अब आपको क्लियर है। यस, ओके। क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम शुरू करते हैं। और इसके अंदर हम करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दो लॉ पढ़ेंगे इसके अंदर, हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट लॉ के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पे चलते हैं। फर्स्ट लॉ एक सिंपल सा अमाउंट, मतलब यहाँ एक्सप्लेनेशन देता है, और वो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इस तरह से, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, ये एनोड है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि यदि हम इसके अंदर करंट पास करते हैं, जब हम इसके अंदर करंट पास करते हैं तभी तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होती है, लिबरेट होती है। तो कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती है, दूसरे पे क्या होती है, लिबरेट होती है, या कई बार दोनों पे लिबरेट होती है, दोनों पे डिपॉजिट होती है। एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। कहता है सॉल्यूशन के अंदर आप जितना चार्ज पास करेंगे उतना ही इन इलेक्ट्रोड्स पे अमाउंट का डिपॉजिट होना या लिबरेट होना डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगी या फिर लिबरेट होगी। ये लॉ हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर हो गया होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड is directly proportional to amount of charge passed through the solution. If we explain first law of electrolysis mathematically, then mathematically अगर explain करते हैं तो हम consider करते हैं कि W directly proportional to क्या हो,
अब ये डब्ल्यू और क्यू क्या है? डब्ल्यू है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, एंड नाउ व्हाट इज द क्यू? क्यू क्या है? चार्ज इन कूलम, जो हम चार्ज पास करते हैं वो क्यू के अंदर है। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। आई क्या है? करंट इन एम्पेयर है। और टी क्या है? टाइम इन सेकेंड है। और जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो ये सारे कहाँ से आए? तो इनको थोड़ा सा अगर अगर हम आगे चल के देखते हैं, तो यदि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, तो डब्ल्यू इजिकल टू जेड क्यू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद हमने जेड लिखे, एंड जेड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्योंकि चार्ज के बारे में पता है, क्यू इजिकल टू क्या होता है? आई इंटू टी। और इसकी जगह अगर वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास इस तरह भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। तो W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, इस तरह से लिखा जाता है। तो वेयर W इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और आई इज इक्वल टू करंट इन एम्पेयर, टी इज इक्वल टू टाइम पास, और क्यू इज इक्वल टू चार्ज इन कूलम्स। ये नोट्स आप साथ साथ जैसे हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप नोट्स प्रिपेयर करते रहें, बना लें। क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें उसे ऑन द स्पॉट ही हम उसको मेंटेन करके चलते हैं। तो नोट्स आप साथ साथ प्रिपेयर कर लें इसके। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो हैंड रेज कर दें फटाफट, और फिर आगे बढ़ता हूँ। हैंड रेज का मतलब है कि आपने उसको नोट डाउन कर लिया है। ओके। हैंड रेज मैक्सिमम कैंडिडेट्स का हैंड रेज हो, तो उससे क्या होगा कि क्लियर होगा कि मैंने जो बताया वो नोट कर लिया है। पूजा, प्रियंका, मुस्कान, महक, खुशी, इनके हैंड रेज नहीं हुए हैं। तो क्या आप नोट नहीं कर रहे हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी पार्ट में। जेड की वैल्यू यदि हम, या गुलाम जो है, चार्ज जो है, क्यू इजिकल टू 1 गुलाम कर दें, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमेशा किसके बराबर हो जाता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कीजिए। तो लिखेंगे हम, व्हेन 1 गुलाम करंट इज पास, देन वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम थोड़ा सा आगे इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हमने क्या लिखा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। एक एक सेंटेंस को लेकर चलते हैं हम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड लिबरेटेड बाय 1 गुलाम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मतलब हमसे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछ लिया कि डब्ल्यू इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा? जेड इंटू क्यू। कहता है इफ क्यू इज इक्वल टू 1 गुलाम, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पूछ ली गई हमसे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द, क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कब? जब व्हेन 1 गुलाम करंट इज पास। ये लिख सकते हैं 10, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड बाय 1 गुलाम, बाय 1 गुलाम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो डेफिनेशन हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन होगी। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हमने यहाँ जेड से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इसी में। यदि हम ई क्या मान लें? इक्विवेलेंट वेट मान लें, एंड देन ई ग्राम विल बी लिबरेटेड बाई 96,500 गुलाम। अगर ई हमने इक्विवेलेंट वेट माना है, और ये मान लिया कि ई ग्राम जो वेट है वो इतने गुलाम के द्वारा लिबरेटेड किया जाता है, तो हमारे पास 1 गुलाम कितना लिबरेट करेगा ये बताइए। फिर से देखिए, यदि हम ई इक्विवेलेंट वेट है और ई ग्राम विल बी लिबरेटेड बाई 96,500 गुलाम, कहता है कि 96,500 गुलाम ई ग्राम वेट लिबरेट करता है। ई को हमने क्या मान लिया? इक्विवेलेंट वेट। तो जो 96,500 गुलाम है, 96,500 गुलाम चार्ज जो है लिबरेट वेट, किसी भी का वेट, ई ग्राम वेट लिबरेट करता है, और ई हमने इक्विवेलेंट वेट माना है। तो कहता है एक कितना करेगा? 1 गुलाम विल लिबरेट ई अपॉन 96,500 ग्राम, करेगा कि नहीं करेगा? बताइए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को? अब इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं।
कहता है यदि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जेड की वैल्यू किसके बराबर थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था डेफिनेशन में हमने क्या था कि डब्ल्यू इजिकल टू जेड क्यू किया था, और क्यू इजिकल टू 1 गुलाम हो जाता है। यदि 1 गुलाम क्यू हो जाता है तो उस टाइम पे डब्ल्यू इजिकल टू किसके बराबर हो जाता है, जेड के बराबर हो जाता है। या हम लिख सकते हैं 1 गुलाम करंट पास करने पर इतना वेट डिपॉजिटेड होता है, यही तो लिखा था हमने। 1 गुलाम करंट पास करने पर, तो 1 गुलाम करंट पास करने पर किसके बराबर हो जाता है, डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं डब्ल्यू ग्राम, या ये भी लिख सकते हैं कि जेड इजिकल टू ई अपॉन 96,500, जो कि किसके बराबर होगा, डब्ल्यू ग्राम के बराबर होगा। बोलो कोई डाउट, पॉइंट क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि जेड इजिकल टू डब्ल्यू कब आता है, जब 1 गुलाम करंट पास करते हैं उस टाइम वेट डिपॉजिट होता है। और यहाँ भी हमने बता दिया 1 गुलाम करंट पास करेंगे इतना वेट डिपॉजिट होगा, तो क्या इसके बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डब्ल्यू इजिकल टू, अगर हम थोड़ा सा और ओपन कर लें तो हम थोड़ा सा इसको और आगे भी ले जा सकते हैं। ये वैल्यू किस तरह से आई, थोड़ा सा इसको अगर हम और एक्सपेंडेड करते हैं, हमारे पास क्या है, जेड इजिकल टू ई अपॉन 96,500 गुलाम आ गया। और हमें पता है कि जेड की जगह हमने क्या रखा है, डब्ल्यू रखा है। तो डब्ल्यू इजिकल टू क्या था हमारे पास, जेड क्यू, और क्यू की जगह क्या था, आई इंटू टी, ये वैल्यू थी। बोलो हाँ या ना। तो क्या हम, जो हमें पता है कि 1 गुलाम के ऊपर डब्ल्यू और जेड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोलो यस या नो। तो जो जेड की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट क्या आएगी, जेड इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन आई इंटू टी, ऐसे आएगी कि नहीं आएगी, जेड की वैल्यू यही तो आएगी। तो यहाँ अगर हम जेड की वैल्यू रख दें तो हमारे पास जेड की वैल्यू क्या बनेगी, ये देखो। यहाँ हम जेड की वैल्यू रखें तो डब्ल्यू इजिकल टू आई इंटू टी ई अपॉन 96,500 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और यदि हम सिर्फ डब्ल्यू निकालना चाहें तो ई इजिकल टू 96,500, और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, आई इंटू टी। तो क्या ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। हमने क्या रखा है, जेड की वैल्यू रखी हो, जेड की वैल्यू कैसे, हमें ये पता है, इस डेरिवेशन से हम लेके आए। यहाँ से हमने जेड की वैल्यू यहाँ पुट की, जैसे जेड की वैल्यू पुट की तो डब्ल्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो जो हमारे पास यदि भविष्य में कभी न्यूमेरिकल आए और हमसे पूछा जाए कि बताओ वेट डिपॉजिटेड कितना हुआ, हम निकालेंगे ई अपॉन 96,500 इंटू आई और इंटू टी। यदि एम्पेयर का दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हम वेट डिपोजिशन की इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया, क्लियर है, तो हैंड रेज कर दें फटाफट। चलिए फैराडे के सेकंड लॉ के ऊपर चलते हैं। सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। तो मैं ये बता चुका हूँ आप लोगों को, फैराडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ फैराडे का क्या कहता है, सेकंड लॉ बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट देता है। फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि यदि हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। फर्स्ट लॉ सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करता है, और सेकंड लॉ करता है यदि हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, ए बी और सी, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो ये इसका अगर पॉजिटिव पार्ट है तो ये इसका नेगेटिव पार्ट है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो सेल हैं ये सभी सीरीज में कनेक्टेड। यदि एक से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास आता है। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, ये देखिए, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि हमारे पास, बताइए पूजा, बताइए बेटा, चैट बॉक्स में डालिए। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है हमारे पास कि यदि हम इसके अंदर से करंट पास करेंगे तो जो इन सेल्स पे ए बी सी,
इनके ऊपर जो वेट डिपॉजिटेड होगा इलेक्ट्रोड्स पे या इनसे वेट लिबरेटेड होगा, उसके अंदर क्या रिलेशन होगी। इससे पहले सिर्फ हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था सिर्फ एक सेल। एक सेल के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट लॉ लगता है, एक से ज्यादा सेल हो जाती है तो सेकंड लॉ लगता है। तो कहता है इन जो सेल्स के ऊपर वेट डिपॉजिटेड या लिबरेटेड होगा वो क्या होगा, यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, when same amount of charge is passed through different electrolytic solutions, मैंने कहा ना एक से ज्यादा, connected in series, then weight of substance deposited or liberated at electrode are in the ratio of their respective equivalent weight, उनका equivalent weight होता है उसके रेशियो होता है। जैसे हम इसको मान लें W इक्वल टू जेड इंटू क्यू, क्यू क्या था हमारे पास चार्ज या कहीं कांस्टेंट होता है क्योंकि सभी के अंदर एक जैसा करंट पास करते हैं, तो कांस्टेंट हो गया। जेड की वैल्यू हमें पता है ई अपॉन 96,500 होती है। तो अगर हम इन सब वैल्यूज को रखेंगे तो हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से मिलेगा। इसके बारे में हमें पता है, कहता है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, तो सेम अमाउंट चार्ज भरेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा इस केस में, कांस्टेंट हो जाता है। और जेड की वैल्यू क्या होती है, ई अपॉन 96,500। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वैल्यू इसके बराबर कैसे आती है। अगर डब्लू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वेट डिपॉजिटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, जेड। और जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, ई, इक्विवेलेंट वेट। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, डब्लू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ये दोनों रिलेशंस आपको क्लियर होंगी, वेट डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब करंट हमारे पास क्या हो जाए, कांस्टेंट है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। क्यू क्या कर रखा है, सेम है, क्यू हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। तो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड हो सकता है, हाँ या ना, तो इसलिए हमने रिलेशन ली। और जेड और इक्विवेलेंट वेट में क्या रिलेशन आती है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने रिलेशन निकाली थी। तो हम ओवरऑल इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आता है, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, मतलब वेट डिपॉजिटेड इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम दो सेल लें तो W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है जो किसके बराबर होता है, W/E। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ वन सेल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ टू सेल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना होगा, W1/E1 और W2/E2। ये अगर एक से ज्यादा सेल होती है तो उस टाइम पे हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। हैंड रेज कर दें यदि क्लियर है तो हैंड रेज कर दें फटाफट। चलिए अब इस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं और उस पे लगते हैं एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। कहता है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। देखो ये कह रखा है कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ हमारे पास एक एनोड है और एक तरफ हमारे पास क्या है, कैथोड है। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे कैसा चार्ज ले लिया हमने, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए हमने करंट पास किया, मतलब 10 मिनट टाइम, 10 मिनट दे दिया हमने, 10 मिनट के लिए करंट पास करते हैं। ठीक है, विद ए करंट ऑफ आई कितना दे दिया हमें, 1.5 एम्पियर करंट पास किया जाता है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो कहता है कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिटेड का मास क्या होगा। आप लोग थोड़ी देर पहले भी इस बात को पढ़ा था हमने कि अगर हमें डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्या हमारे पास यही फॉर्मूला है। आप लोग ध्यान करो, ये फॉर्मूला 10 मिनट पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, पीछे एक फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, जो टॉपिक करवाया था अभी, उसके अंदर वेट डिपॉजिटेड फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला था हमारे पास। ये देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू
ई इंटू आई इंटू टी अपॉन 96,500। याद कर लो इसको अच्छी तरह से। ये न्यूमेरिकल दो तरीके से सोल्व हो सकता है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा इसको सोल्व करने का, क्योंकि इसे थोड़ा सा ट्रिकी है मेथड और फास्ट तरीके से हो सकता है, जो आपके एनसीईआरटी से थोड़ा बियॉन्ड है। तो हमारे पास कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, ये देखिए। हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन देखो। वेट डिपॉजिटेड, नाउ वेट डिपॉजिटेड, वेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। वेट डिपॉजिटेड कैथोड मतलब डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ई इंटू आई इंटू टी अपॉन 96,500। ठीक है। अब हमारे पास ई इक्विवेलेंट वेट कितना है, ई, तो कॉपर का जो होता है वो 63.5 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट हमेशा जो भी हम मेटल लेके चलते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है आयंस होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस फैक्टर जो वर्क करते हैं, तो इसके ऊपर 2 कॉपर चार्ज होगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये 31.7 इतना ग्राम आ जाएगी। आई हमारे पास कितना करंट पास कर रखा है, 1.5 एम्पियर करंट पास है। टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 सेकंड आ जाएगा। चार्ज हमें, अब हमें ये सब वैल्यू अगर रखते हैं हम, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 31.7 इंटू 1.5 इंटू 600 अपॉन 96,500। यदि इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखें हम, तो हमारे पास, बताइए फटाफट कैलकुलेशन करके कि वेट डिपोजिशन कितना आ रहा है। मैं भी कैलकुलेटर से इसको हेल्प करता हूँ सोल्व करने की। एग्जैक्ट हम देखना चाहेंगे, एग्जैक्ट आंसर हमारे पास कितना आता है। तो हमारे पास है 31.5 प्लस इंटू 1.5 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई है 965, 2 जीरो कट चुकी है इसकी। तो हमारे पास आ रखा है इसका आंसर 0.293 ग्राम, ये आता है इससे। तो चलिए दूसरे तरीके से कितना ग्राम आता है उसको और देखते हैं, फिर अगर दोनों आंसर हमारे क्लियर हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0.93 ग्राम। अभी सेकंड फॉर्मूला क्या है उसको और मैं समझा देता हूँ। दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। हाँ ठीक है, पारुल का आंसर सही है। दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। पहला फॉर्मूला तो हमारे पास है डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू टी अपॉन 96,500 कलाम, जिसमें हमने इक्वलेंट वेट 63.5 डिवाइडेड बाई 2 और टाइम जो हमारे पास 10 मिनट था उसको 60 से मल्टीप्लाई करके 600 सेकेंड, और आई की वैल्यू हमने क्या रखी, आई की वैल्यू हमने 1.5 एम्पियर रखा, और हमारे पास जो वेट आया वो 0.293 ग्राम आ गया। ये एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये डिसोशिएट होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि कैथोड है तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो कैथोड पे रिएक्शन होगी कॉपर 2 पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर। तो यहाँ से एन की वैल्यू पता लग जाती है, पता लगी। आप देखो हमें वेट डिपॉजिटेड फाइंड आउट करना है, कितना वेट डिपॉजिटेड होगा। तो हमने फॉर्मूला, नाउ फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डब्लू इजिकल टू जेड इंटू क्यू, यही फॉर्मूला था। और क्यू की वैल्यू क्या थी, आई इंटू टी। तो डब्लू इजिकल टू जेड इंटू, हमारे पास वेट डिपॉजिटेड है तो आई इंटू टी। अब देखो यहाँ कहीं भी हमें जेड की वैल्यू नहीं दे रखी इक्विवेलेंट वेट की, तो हम इस तरीके से अगर इसके अंदर जाएंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला उसके हिसाब से हम जाएंगे, तो हमें आगे चल के इसी रिलेशन को हमें इसके अंदर सेटअप करना पड़ेगा। तो मेरा विचार ये है कि हमें अ, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका थोड़ा सा इस फॉर्मूले को न लेके हम ये कर सकते हैं, चार्ज निकाल लें और आई की वैल्यू कितनी है 1.5, टाइम कितना है 60 इंटू 60, तो ये हमारे पास 900 कलाम आएगा। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला बनाएंगे, जनरल फॉर्मूला। ये दो इलेक्ट्रॉन कितना करेंगे, 2f गुलाम ऑफ
कॉपर टू पॉजिटिव डिपॉजिट, ये 63.5 ग्राम करेंगे। जितना होता है उतना उसका जो एटॉमिक वेट होता है उतना ग्राम करेंगे। एक कितना करेगा, एक करेगा 63.5 ग्राम अपॉन 2f, और 96,500 कितना करेंगे, सॉरी 96,500 नहीं, कितना गुलाम हमारे पास 900 गुलाम, तो 900 गुलाम कितना करेंगे, 900 गुलाम करेंगे 63.5 अपॉन 2f, और इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, इनटू अपने पास जो वैल्यू होगी ना वो आ जाएगी अपने पास। ठीक है, उसको हम कर सकते हैं इंटू 900, और इसको वैल्यू रख देंगे तो 63.5, 2 इंटू 96,500 और इंटू 900। आप देख लो कितना, ये लेंथी मेथड है, ये इस तरीके से चल के आपको बहुत लेंथी मेथड है, ये शॉर्ट तरीका है। सीधी वैल्यू याद रखें कि हमें वेट डिपॉजिट करने के लिए रखना है, वैल्यू पुट करें, फास्ट कैलकुलेशन करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको ये पार्ट जो है आंसर इसमें भी 0.293 ग्राम आएगा। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, और वहाँ से हम कर सकते हैं। तो देखें आप, तो जो पार्ट है उसी पार्ट पे उसको दे रखा है, ये देखिए 2f जो है वो कितना डिपॉजिट करता है 63.5 ग्राम, एक कितना करेगा और 900 गुलाम कितना करेंगे, तो इस तरह से इसको निकाला हुआ है। क्लियर, वो एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, किसी को डाउट नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का इंटेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। If a current of 0.5 ampere flow through a metallic wire for 2 hours, then how many electron flow would be through the wire? कहता है कोई उसके अंदर इतना करंट पास होता है 2 घंटे के लिए, तो कहता है कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो करेंगे। तो वेरी सिंपल है। अब जो हमारे पास पार्ट है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ ए करंट ऑफ 0 पॉइंट फ्लो थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वायर्स। अब इसके अंदर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, करंट आई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0.5 एम्पियर ये दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है 2 घंटे, तो उसको हमने सेकंड में बदल लिया। और चार्ज का हमें पता है, ठीक है, चार्ज क्या होता है Q इजिकल टू आई इंटू टी, ये हमने चार्ज निकाल लिया। अब हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हमें ध्यान रखना है कि एक गुलाम जो होता है, वो जो 1 गुलाम जो होता है, ये सॉरी 1 फैराडे, जो कि 96,500 गुलाम के बराबर होता है, 1 फैराडे इजिकल टू एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा, मतलब इतना गुलाम कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि 96,500 गुलाम जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखता है 6.023 इंटू 10⁻23। एक कितना करेगा, एक करेगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 96,500 गुलाम। और हमारे पास चार्ज कितना है 3600, तो कहता है 3600 गुलाम कितना करेगा, ये जो वैल्यू आएगी 6.023 96,500 इंटू 3600, ये आ जाएगी। और उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर से फ्लो कर सकते हैं। कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमें ये याद रखना है, एक कूलम्ब जो होता है या ये 1 फैराडे जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। इसके बराबर होता है एवोगैड्रोज नंबर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। उन मेटल्स की लिस्ट बताइए जिनको आसानी से हम इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके अंदर सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली निकाल सकते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो टॉप मेटल्स होती हैं, ऊपर की तरफ मेटल होती हैं, उनको आसानी से हम साफ कर सकते हैं। 2.12 है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। 1 मोल Cr2O7 को रिड्यूस करने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिएगी। तो वेरी सिंपल है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले इस इक्वेशन से ऑलरेडी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 96,500 दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब जिस क्वेश्चन में दे रखे होते हैं तो उसको करना आसान हो जाता है। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी,
n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6, n की वैल्यू कितनी होगी 6। अब हमें किसी के अंदर चार्ज फाइंड आउट करना होता है, किसी का भी हमें चार्ज फाइंड आउट करना होता है, तो उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे कांस्टेंट, ये ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला चाहे नोट कर लें। अगर हमें चार्ज निकालना होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 6, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको 96,487 का 96,500 भी लिख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा। तो हमें चार्ज यदि फाइंड आउट करना है तो ये रहेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में 1 मोल लगा हुआ है इसके आगे। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कहता है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, इन रिडक्शंस को पूरा करने के लिए कितना चार्ज चाहिए। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, उसी तरीके से मैंने बताया, चार्ज जब हम फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू क्या लेते हैं, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है। अब एल्युमिनियम, 3 पॉजिटिव से एल्युमिनियम, तो 3 पॉजिटिव से एल्युमिनियम कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3f हो जाएगा, f की वैल्यू रखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। ऐसे कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर कब कन्वर्ट होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2f आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। MnO4 नेगेटिव से Mn, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, मैंने रेडॉक्स में आपको बैलेंसिंग सिखाया था, वही फॉर्मूला है। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स दे देंगे, यहाँ 8 हाइड्रोजन है तो हम 8 हाइड्रोजन दे देंगे इसके अंदर। अब चार्ज देखो दोनों तरफ, यहाँ 2 पॉजिटिव हैं तो यहाँ 8 है, तो 2 रखने के लिए मतलब कितने लिए आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन और ले आएंगे। बताया था ना इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हम और ले आएंगे, तो इसमें से 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन इस वजह से यहाँ लगेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है +7 और इसकी कितनी है +2, तो डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, तो 7 - 2 = 5, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस तरह से हम 5f हमारे पास चार्ज आ जाएगा, तो ये हम कैलकुलेट करके निकाल लें। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कहता है 20 ग्राम कैल्शियम को इतने चाहिए, तो देखो कैल्शियम की जो इक्वेशन होगी, Ca2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये होगा। कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 ग्राम होता है, तो 40 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिएगा, 2f। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा, 2f। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा, 2f अपॉन, भाई 2f/40 हो जाएगा, नहीं 2f/40, और हमें कितना ग्राम को पूछ रहा है, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम का कितना हो जाएगा, 2f/40 × 20, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1f गुलाम आ जाएगा। ऐसे ही एल्युमिनियम का कितना होता है, 27 ग्राम होता है, तो 27 ग्राम के लिए कितना बनेगा, 3f। 1 ग्राम के लिए कितना बनेगा, 3f/, इतना, और 40 ग्राम के लिए कितना बनेगा, ये × 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ, 1 मोल का ऑपरेशन करने के लिए हमें वाटर के बारे में पूछा है, तो ऑपरेशन जब हम करेंगे वाटर का, H2 जो होता है, ये H2 + हाफ O2 में टूट जाएगा, या हम लिख सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करके लिख सकते हैं कि जो हमारे पास, या इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, H2O O2, ऑप्शन 2 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 वाटर मोलिक्यूल्स लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, हम 4 पॉजिटिव लगाएंगे, भाई चार्ज इधर 0 है तो यहाँ क्या लगा देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लगा सकते हैं। मान लो इसको मत देखो, आप लोग इधर आ जाओ सीधे, ऐसे बैलेंस कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4। 4 कितने मोल के लिए आते हैं, 2 मोल ऑफ H2O, कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 4 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल कितना रखेगा, तो 4/2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चार्ज कितना बनेगा, 2f। कर सकते हैं। चलिए अगले पार्ट पे, ये सेकंड पार्ट कहता है आयरन का क्या है, FeO Fe2O3। मत देखो कि जो इसका दे रखा है डायरेक्ट, हम इसकी जो इक्वेशन दे रखी है इसी को बना लेंगे। FeO से हमारे पास क्या बनेगी, Fe2O3, 2 आयरन, ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, यहाँ 2 है, एक कम, एक वाटर मोलिक्यूल लगा दो। हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, 2 H पॉजिटिव, यहाँ चार्ज लगाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। तो जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, लेकिन हमसे कितना पूछा है, 1 मोल पूछा है, 2 मोल के लिए 2 आ रहे हैं, 1 मोल के लिए कितना आएगा, 2/2, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा।
एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1s 500 कलाम हम कर देंगे इसके। क्लियर। ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे जिसको आज हमने इसके अंदर लगाया। इसके आगे भी हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, आगे प्रॉब्लम्स हमारे पास, उनको हम सोल्व करेंगे। कंपटीशन की प्रॉब्लम्स भी हम लेंगे, तो जो कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसके कंपटीशन प्रॉब्लम्स लेंगे और एनसीईआरटी की दो प्रॉब्लम्स बची हुई हैं, उनको सोल्व करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, धन्यवाद।